So today we are going to discuss chapter number third. Name of the chapter is Natural Resources, Vegetation and Wildlife. This will be the part one. तो यहाँ पर देखो Natural Resources, Vegetation and Wildlife. Chapter number third you can see here. देखो ये this chapter we are going to discuss. First of all we have to understand the meaning of the chapter, meaning of the topic. टॉपिक की मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसे जानना जरूरी है क्योंकि इसी से आगे में ये समझ में आता है कि इस चैप्टर के बारे में क्या दी गई है. व्हाट इट हैज एक्सप्लेन्ड नेक्स्ट इन दिस चैप्टर. सो लेट्स डिस्कस. देखो नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक होता है. रिसोर्सेज की गुड मॉर्निंग. रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, संसाधन होता है जो हमारे पास में है. ऑलरेडी रिसोर्सेज क्या होता है, संसाधन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज क्या होता है ना. तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन, ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरली हमें मिला है, इसे ही हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. नाउ यहाँ पर देखो नेचुरल रिसोर्सेज में हालांकि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, बट यहाँ पर टू टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज की बात की गई है. कौन कौन सा, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. तो वेजिटेशन का मतलब क्या हुआ, वेजिटेशन का मतलब हुआ जो पेड़ पौधे हैं, जो भी झाड़ियां हैं, बुशेस है, इसी को ये वेजिटेशन कहा जाता है. अब रही बात वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ मीन्स क्या होता है, जंगली जीव. वाइल्ड मीन्स जंगल और लाइफ मतलब जीवन. तो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. तो अबाउट दिस वन वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि यहाँ पर क्या कही गई है, इस चैप्टर में स्टार्टिंग क्या की गई है. देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो in the first line it has been told here in the beginning the earth was a barren planet. तो यहाँ पर कही गई कि स्टार्टिंग में, शुरुआती दौर में हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो क्या था, एक बैरन लैंड थी. बैरन लैंड मीन्स क्या होता है, बंजर. तो ये बंजर भूमि थी. हमारा जो अर्थ था वो क्या था, बंजर भूमि थी. देयर वॉज नो लाइफ इन वाटर और लैंड. और न तो पानी में न ही लैंड पर किसी तरह का जीवन था, कोई जीवन नहीं था, कोई किसी तरह का कोई जीव नहीं था. लेकिन बाद में क्या हुआ, ग्रेजुअली लाइफ अपीयर्ड इन द ओशन इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स. बाद में क्या हुआ, समुद्र में, याद रखेंगे, सबसे पहले जीवों का जो उत्पत्ति हुई, लाइफ जो अपीयर्ड हुआ, जीवन जो प्रकट हुआ, वो कहाँ हुआ, सी में हुआ. कौन से रूप में हुआ, क्या डायरेक्ट कोई जीव आ गया, नहीं. कौन सा जीव आया, प्लांट आया, पौधे आए. सबसे पहले दुनिया में लाइफ में, दुनिया में जो लाइफ की शुरुआत हुई, जो जीव पहले आया वो था क्या, प्लांट था. और कहां पर आया, सी में आया, समुद्र में आया. स्लोली वेरियस अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, सी हियर, वेरियस अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड ऑन द अर्थ व्हिच वर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो बाद में क्या हुआ, बाद में और भी स्पीसीज आए. पहले तो प्लांट आया, इसके बाद बहुत सारा और भी स्पीसीज आया, बहुत सारे और प्राणी का डेवलप हुआ, और सारे क्रीचर्स का डेवलपमेंट हुआ. और इसे हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं. कौन कौन सा, क्लासिफाइड किया गया, दो भागों में वर्गीकरण किया गया है. कौन सा, एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि दो भाग में. किसमें, एनिमल्स में बांटा गया है और प्लांट्स में बांटा गया है. ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स में, पेड़ पौधों में और जानवरों में. अब देखो नेक्स्ट में इट हैज बीन टोल्ड अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन. देखो यहाँ पर डिफिनेशन दी गई है, नेचुरल वेजिटेशन. कैन यू सी हियर, नेचुरल वेजिटेशन. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसके बारे में. तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है ना, नेचुरल मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक. फिर से बता रहा हूँ, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, यानी वैसे पेड़ पौधे जो नेचुरली ग्रोन हुए हैं. ऑल द प्लांट्स दोज नेचुरली ग्रोन, दोज आर नोन एज नेचुरल वेजिटेशन. यानी प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे उग जाते हैं, झाड़ियां उग जाती है, बहुत सारे पेड़ पौधे को हम लोगों ने नहीं लगाया, लोगों ने नहीं लगाया. मैक्सिमम क्या हुआ है, मैक्सिमम नेचुरली ग्रोन, अपने से उग जाते हैं, स्वयं उग जाते हैं कहीं जंगल में, झाड़ी के रूप में, पेड़ के रूप में, पौधे के रूप में. तो ये जो अपने से जो प्राकृतिक तरीके से नेचुरली जो ग्रोन हुए हैं पेड़ पौधे, इसी को नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है. घास उग जाता है, घास कौन लगाता है, नहीं लगाता है ना, फिर भी घास उगाते हैं. ये सब क्या है, नेचुरली ग्रोन हुआ है, इसीलिए इसे नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है. तो दिस वन क्लियर. इफ इट इज आस्क्ड इन सिंपली यू कैन राइट. देखो बुक में अलग दी है, बुक में लिखी गई है कि दी असेंबलेज ऑफ प्लांट स्पीसीज इन एन एनवायरमेंट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन. यहाँ पर डिफिनेशन देखो अलग है.
बट ऐसा नहीं कि यहाँ जो डिफिनेशन लिखी है आप भी वही लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स की जो असेंबलेज है, जो जमा हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, इसी को नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। यू कैन राइट ऑल्सो दिस वन, ये भी लिख सकते हो, बट सिंपली यदि आप लिखना चाहेंगे, एक लाइन में यदि लिखना चाहेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, तो क्या लिखेंगे कि ऑल द प्लांट्स दोज ग्रोन नेचुरली। ठीक है, बस ये फिनिश हो गई, इतना काफी है आपके लिए। तो ये नेचुरल वेजिटेशन का डिफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखो नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर है। अब नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, यानी प्राकृतिक जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, इसके बारे में कहा गया है। यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में क्या है, व्हाट इट हैज बीन टोल्ड इन द फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पर कही गई है कि टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देखो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर और रेनफॉल कहा गया है। इट हैज बीन टोल्ड कि कोई प्लांट यदि उगता है, यदि जंगल हो, पेड़ पौधे उग रहे हैं, इसके बढ़ने के पीछे कौन कौन सा फैक्टर है, यानी कितना ये बढ़ेगा, पेड़ पौधे कितना डेवलप करेंगे, कितना विकास होगा, कैसा पेड़ पौधे किस टाइप का होगा, पेड़ पौधे कैसे होंगे, इसके लिए दो फैक्टर डिपेंड करता है, दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो दो फैक्टर कौन है, देखो फर्स्ट वन टेम्परेचर एंड रेनफॉल। दो चीज देखो, टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टेम्परेचर जो होता है, आप घर में दही जमाते हो, देखो अगर अच्छा टेम्परेचर नहीं मिलेगा, उसके लायक नहीं मिलेगा, तो दही आपकी नहीं जमेगी, है ना, दूध जो है दही नहीं बन पाएगा। तो एक टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है। और अगर लो टेम्परेचर है वहां भी प्रॉब्लम होगी, हाई टेम्परेचर है तो भी दिक्कत होगी। आप कहाँ रह सकते हो, आपको कहाँ अच्छा लगता है रहने में, जहां पर टेम्परेचर बहुत अधिक ना हो और बहुत ही कम ना हो। यदि आपको अंटार्कटिका भेज दिया जाए, जहाँ काफी लो टेम्परेचर है, वहां आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। यदि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो वहां गर्मी से मर जाओगे, अभी भी गर्मी लग रही है ना। तो ये अगर हाई है तो दोनों कंडीशन में रहना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, इसीलिए यहाँ पर कही गई है कि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीवों के डेवलपमेंट में भी और साथ ही साथ फॉरेस्ट के डेवलपमेंट में भी। तो यहाँ पर पहला फैक्टर क्या हो गया, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर है। एंड नेक्स्ट वन इज रेनफॉल, बारिश पर डिपेंड करता है। देखो जब रेनी सीजन आता है, बरसात का मौसम आता है, तो क्या होता है, बहुत सारे पौधे उग आते हैं। आप नहीं लगाते हो ना, फिर भी बहुत सारे पौधे निकल आते हैं। तो ये क्यों, बिकॉज रेनफॉल, बारिश होती है इसके कारण उगता है। बारिश नहीं होगी तो बहुत कम पौधे उगेंगे, है ना, हर तरह के पौधे नहीं उगेंगे। तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रो करने के लिए, पौधों को बढ़ने के लिए। अब जहां पर देखो हैवी रेनफॉल होगा, फर्स्ट कंडीशन आपके बुक में दी गई है कि जहां पर क्या होगा, हैवी रेनफॉल, जहां बहुत अधिक बारिश होगी, जहां बहुत ज्यादा वर्षा होगी, वहां पर फॉरेस्ट कैसा होगा, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होगा, बहुत ही घना फॉरेस्ट होगा। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे एग्जाम में आएगा, है ना, आता है एग्जाम में कि जहां पर हैवी रेनफॉल होता है वहां की फॉरेस्ट का प्रकार क्या होता है, टाइप क्या होता है, किस तरह के पौधे होते हैं। तो फर्स्ट वन क्या होगा, ये डेंस होगा, है ना, हैवी रेनफॉल। तो हैवी रेनफॉल में क्या होगा, फॉरेस्ट क्या होगा, डेंस होगा, घना होगा। डेंस मीन्स क्या होता है, घना होता है। मैं थोड़ा सा टर्न करता हूं इसको, ठीक है। तो ये डेंस होगा। सेकंड में क्या होगा, एवरग्रीन, तो हमेशा ये हरा भरा होता है। जहां पर रेनफॉल अधिक होता है वहां पर जो फॉरेस्ट होगा, किस टाइप का फॉरेस्ट होगा, डेंस होगा प्लस एवरग्रीन होगा, हमेशा वो हरियाली रहेगी, हमेशा वो हरा भरा रहेगा। डेसिडस जैसा नहीं कि पतझड़ होगा और उसके पत्ते झड़ जाएंगे, पत्ते नहीं झड़ते हैं। तो एवरग्रीन होगा। साथ ही साथ क्या होगा, लॉन्ग ट्री होगा, लॉन्ग ट्री। तो जहां पर हैवी रेनफॉल होता है वहां पर पेड़ कैसे होंगे, लंबे होंगे, हाइट बहुत ज्यादा होगी, 40 फीट है, 50 है, कहीं कहीं 60 70 भी हो जाती है। तो ये लॉन्ग, ये इसका फीचर्स हो गया किसका, हैवी रेनफॉल का। डेंस होगा, एवरग्रीन होगा, लॉन्ग ट्री होगा। अब नेक्स्ट में इसके अपोजिट में, यदि लो रेनफॉल है, यदि बारिश कम होती है, या फिर डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है, मरुस्थल है, हॉट ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, वहां पर क्या होगा, जस्ट हैवी रेनफॉल का अगेंस्ट होगा। यहाँ पर क्या था, लॉन्ग ट्री है। तो जहां पर डिजर्ट है, जहां पर लो रेनफॉल है, कम बारिश होती है, वहां पर क्या होगा, छोटे छोटे पौधे होंगे, क्या है, शॉर्ट एंड श्रब्स। तो वहां शॉर्ट प्लांट्स होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे। आपने देखा होगा डेजर्ट में, डेजर्ट में क्या होता है, नागफनी के पौधे होते हैं या छोटे छोटे पौधे होते हैं। यहाँ दिख रहा है देखो, डेजर्ट, DESERT, मैंने यहाँ डेजर्ट लिखा है, चूंकि साइन कर रही है
थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। देखो डेजर्ट, तो जहां पर डेजर्ट है, जहां पर हॉट क्लाइमेट है, जहां पर गर्मी है, वहां पर छोटे छोटे पौधे उगते हैं, बड़े बड़े नहीं होते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, सर्ब्स होता है। सर्ब्स मीन्स जो छोटे पौधे होते हैं, झाड़ियां होती है, ये झाड़ियां झाड़ी टाइप के होते हैं पौधे। ये हो गया कहां पर, डेजर्ट का। नेक्स्ट है कोल्ड। कोल्ड मीन्स क्या हो गया, कोल्ड, कोल्ड मीन्स हो गया ठंडा। तो जहां पर, अब देखो तीन कंडीशन हो गया, एक हैवी रेनफॉल, सेकेंड हो गया जहां लो रेनफॉल है या फिर डेजर्ट एरिया है, एंड थर्ड में क्या है, कोल्ड है। ये ध्यान देना लास्ट में, कोल्ड, जहां पर कोल्ड एरिया होता है, जैसे आप अंटार्कटिका चले जाएंगे या कनाडा चले जाएंगे, जहां पर मैक्सिमम स्नो से फुल रहता है, बर्फ रहता है ना, जहां पर बर्फ रहता है, कोल्ड एरिया है। तो कोल्ड एरिया में एक खास पॉइंट क्या है, यहाँ पर ग्रोइंग सीजन जो होता है ना, पौधों का जो ग्रोइंग सीजन होता है, बढ़ने का जो समय होता है, वो बहुत ही कम होता है। हार्डली 2 से 3 महीने तक ही समय मिलता है पौधों को बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि कोल्ड रीजन में मैक्सिमम टाइम में वो स्नो से कवर रहता है एरिया, तो वहां पर पेड़ पौधे के को बढ़ने के लिए बहुत कम समय मिलता है। इसलिए लास्ट में देखो यहाँ पर क्या लिखी गई है इन द लास्ट लाइन कि द ग्रोइंग सीजन इज वेरी शॉर्ट, यानी पेड़ पौधों को बढ़ने का जो समय मिलता है कोल्ड एरिया में, ठंड प्रदेश में, वो कम होता है। और वैसे प्लेसेस में किस टाइप के पौधे उगते हैं, लाइकेन और मॉसेस के रूप में पौधे उगते हैं। अब ये लाइकेन और मॉसेस क्या है, मॉसेस का मतलब होता है काई। काई देखा ना अपने, काई हरे रंग का होता है, इसमें आप बहुत स्पीड से स्लिप करते हो, जहां पर अब पानी कहीं इकट्ठा होता है। अभी बारिश के मौसम है, अभी बहुत मेनी प्लेसेस में, बहुत सारे प्लेसेस में आपको मिलेगा क्या, मॉसेस मिलेगा, काई मिलेगा, हरा रंग का होता है। कहीं भी पानी का डैम कर रहा है तो वहाँ ग्रीन कलर का, हरा कलर का छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। पौधा जैसा, प्लांट जैसा दिखता नहीं है, बस घास टाइप का दिखेगा, ग्रास टाइप का दिखेगा, तो उसी को यहाँ पर मॉसेस कहते हैं। और ये कहाँ पर उगते हैं, जहां पर ज्यादा कोल्ड होता है वहां पर इस तरह के पौधे उगते हैं। और साथ में लाइकेन होते हैं। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन मॉसेस से थोड़ा सा और बड़ा होता है। देन आपको कोई पेड़ है, बहुत बड़ा ट्री है, तो पेड़ जब भीगा हुआ रहेगा तो भीगे पेड़ में भी देखना उसके स्टेम में, उसके तने में, या जहाँ भी स्पेस वहाँ है, वहाँ पर भी छोटा छोटा पौधा निकल जाता है या फैल जाते हैं घास की तरह से, तो उसे लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया, 2 पैराग्राफ्स कंप्लीटेड। पेज नंबर 21 यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कि नेचुरल वेजिटेशन की डिफिनेशन दी गई है, प्लस नेचुरल वेजिटेशन में यहाँ पर दी गई कि किस टाइप के कैसा मौसम होगा, कैसा कंडीशन होगा, ये जो टेम्परेचर है और रेनफॉल है, ये 2 मेन फैक्टर्स होते हैं फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अब एंड करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, नाउ सी हियर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में दी गई, कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन देखो लोकेशन, तो लोकेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि कैसा प्लेस के अनुसार और वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार, यानी कि मौसम कैसा वहां पर रहता है। तो लोकेशन और क्लाइमेटिक कंडीशन, इन 2 के आधार पर फॉरेस्ट को 3 टाइप्स में बांटा गया है। ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, तो फर्स्ट वन ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय फॉरेस्ट। नेक्स्ट वन है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, जिसे भूमध्य सागरीय कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में शीतोष्ण कटिबंधीय फॉरेस्ट कह सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखो फर्स्ट में ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट। अब यहां देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो यहां पर देखो ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट को यहां पर 2 पार्ट्स में बांटा गया है, टेम्परेचर के आधार पर और कैसा वहां पर बारिश होती है, बारिश के आधार पर, रेनफॉल के आधार पर इसे डिवाइड किया गया, बांटा गया है। तो किसके आधार पर, टेम्परेचर और रेनफॉल के आधार पर ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। तो फर्स्ट वन कौन है, ए में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड वन ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट।
लेट्स बी डिस्कस वन बाय वन। तो अब हमें इसको डिस्कस करनी है, इस टाइप को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो जैसा आप नाम से जान रहे हैं, नाम क्या है पर यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये सिंपल सा एक इंडिकेट दे रही है कि वैसा फॉरेस्ट जो हमेशा ग्रीन रहता है, बारिश होती है वहां पर हमेशा हरा भरा रहता है, उसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। अब इसे देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमेशा बारिश होती है, रेन होती है। अब देखो यहाँ का फीचर्स क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन का फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है। यहाँ देखो क्या होता है, हैवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा यहाँ पर होती है। सेकेंड फीचर देखो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है, नॉट शेड देयर लीव्स, यानी यहाँ जो फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में जो फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ के पत्ते कभी झड़ते नहीं है, शेड नहीं करते हैं, ठीक है। ऑलवेज एपियर ग्रीन, यानी हमेशा क्या होता है, यह हरा भरा दिखता है। एंड दैट इज वाई, और इसीलिए इस तरह के पेड़ को, इस तरह के फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसीलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट में दी गई कि आखिर इसका स्प्रेड एरिया क्या है, कौन कौन सा ऐसा प्लेसेस है जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। तो स्प्रेड इन द एरियाज ऑफ आइवरी कोस्ट, ये आइवरी कोस्ट होता है, हाथी दांत मुहाना कहते हैं, तट कहते हैं। ये कौन कौन सा है, जैसे अफ्रीका के बारे में दी गई यहाँ पर, तो ये घाना एरिया हो गया, नाइजीरिया है, कैमरून, गैबोन, ये अफ्रीका का एरिया है जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। अब इंडिया की यदि बात करें हम, तो इंडिया में कहां कहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, तो यहाँ देखो वेस्टर्न घाट्स में, ये वेस्टर्न घाट्स का एरिया कौन सा होगा, देखो वेस्ट में, यानी कि गुजरात से लेकर के जो केरला है, तमिलनाडु है, लेफ्ट साइड की बात मैं कर रहा हूं, ये कॉर्नर का एरिया, समुद्री तट का जो एरिया होगा वह कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट, सॉरी वेस्टर्न घाट कहलाता है, ठीक है, क्योंकि वेस्ट में है। तो ये हो गया, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑलरेडी यू नो, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, केरला में है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री कौन सा होगा, जैसे आसाम है, नागालैंड है ना, ये इस तरह इधर का जो एरिया है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया, मणिपुर है ना, ये सब एरिया। तो यहाँ पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर होता है। अब नेक्स्ट में देखो रेन की बात की गई है कि कितनी रेन होनी चाहिए, कितनी बारिश यहाँ पर इस तरह के एरिया में होती है, इस तरह के फॉरेस्ट में, एवरग्रीन फॉरेस्ट में बारिश कितना होती है। तो यहाँ पर रेनफॉल है 200 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और यहाँ का मौसम कैसा होता है, क्लाइमेट कैसा होता है, तो थ्रू आउट ईयर कैसा क्लाइमेट होता है, हॉट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे सालों भर यहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है, गर्म वातावरण होता है, गर्म मौसम यहाँ पर होता है। कहां पर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। नाउ सी द नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट में यहाँ क्या कही गई है, दी हार्डवुड ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर वेरी टॉल। तो अब यहाँ बताया गया कि पेड़ कैसे होते हैं, ट्रीज कैसे होते हैं। तो ट्रीज यहाँ काफी लंबे होते हैं, वेरी टॉल होते हैं, 60 मीटर तक लंबे होते हैं। नेक्स्ट है, इसके जो पत्ते होते हैं ब्रॉड लीव्स होते हैं, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। इसका डेंसिटी कैसा होता है, काफी डेंस होता है, यानी काफी घना होता है ये फॉरेस्ट। यहाँ तक कि सनलाइट भी यहाँ पर बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है, या कहीं कहीं ऐसा भी होता है सनलाइट भी जमीन पर नहीं पहुंच पाती है। तो डेंस होता है, ब्रॉड लीव्स होता है, चौड़े पत्ते होते हैं, पेड़ बहुत लंबे होते हैं, है ना। अब यहाँ देखो नेक्स्ट में कही गई कौन कौन से ऐसे पेड़ होते हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में उगते हैं या वहां पर पाए जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली देखो महोगनी, एबोनी, रोजवुड, रबर एंड पाम, तो ये सब ट्रीज वहां पर पाए जाते हैं। एनिमल की यदि बात करें तो एनिमल में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, यहाँ पर देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एलिफेंट कॉमन है, एलिफेंट, लेमोर, मंकी, डियर, तो ये सारे एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये मैंने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। नाउ सी हियर ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, तो ये देखो यहां पर इसकी क्या फीचर्स है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज बीन टोल्ड हियर व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस फॉरेस्ट, तो इसे दूसरे नाम से भी पुकारते हैं जिसे कहा जाता है मॉनसून फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मॉनसून पर डिपेंड करता है, बिकॉज दे आर कॉमन इन द मॉनसून एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। जहां जहां मॉनसून मीन्स आप लोग समझते होंगे, मॉनसून देखो जब बारिश का मौसम होता है इधर तो कहा जाता है ना कि मॉनसून आ रहा है, यानी कि बारिश को लेकर आता है मॉनसून।
तो वैसे एरिया में ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट होता है, वहां पर पेड़ होते हैं। अब दीज फॉरेस्ट आर कॉमनली फाउंड इन, कहां पर ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो प्लेस की बात की गई, यहां पर प्लेस में है इंडिया, मैक्सिको, नदर्न पार्ट ऑफ अर्जेंटीना, पैराग्वे, नदर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्रीज लाइक एंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, केनिया। तो इन सब प्लेसेस में ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नाउ यहां देखो, यहां क्लाइमेट के बारे में बात की गई, क्लाइमेट कैसा होता है? तो क्लाइमेट यहां क्या होता है? वार्म होता है, बहुत ही गर्म क्लाइमेट होता है, एंड विद डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन। इसके साथ साथ मौसम कैसा होता है? यहाँ का सीजन वेट भी होता है, यानी कि जैसे नमी जिसे कहा जाता है ना, तो नमी भी होती है और सूखा भी होता है, ड्राई सीजन होता है। अब देखो नेक्स्ट में कि डेसिडस फॉरेस्ट रिसीव समर रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो यहाँ पर जो बारिश होती है ना, ये बारिश कब होती है? ये जो देखो बहुत सारे प्लेसेस में आप लोग यदि होंगे इधर बिहार, झारखंड, यूपी, तो इन सब प्लेसेस में क्या होता है? एक बरसात का मौसम आता है, उसी पर्टिकुलर मंथ में यहाँ पर बारिश होती है। तो यहाँ पर इसी की बात की जा रही है कि ये पर्टिकुलर, जैसे एवरग्रीन में क्या था? थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है, यहाँ पर थ्रू आउट ईयर बारिश नहीं होती है। तो मानसून कब आता है, कब बारिश यहाँ पर होती है? जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इन मंथ्स में यहाँ पर बारिश होती है, रेनफॉल होती है। और इसका रेंज क्या होता है, कितनी बारिश होती है? तो 100 to 200 सेंटीमीटर तक बारिश यहाँ पर हो सकती है। तो ये ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट का एरिया है। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर देखो द वेजिटेशन इन दिस फॉरेस्ट इज नॉट डेंस, यहाँ पर डेंस नहीं होता है। एवरग्रीन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? काफी डेंस होता है, काफी घना होता है, बट यहाँ पर ये घना नहीं होता है, डेंस नहीं होता है। और वहां पर देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या था? ट्रीज डोंट शेड देयर लीव्स, वहां पर पत्ते नहीं झड़ते एवरग्रीन में, बट यहाँ पर क्या है? पेड़ के पत्ते टाइम टू टाइम क्या होता है? झड़ जाते हैं। शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जब गर्मी का मौसम आता है, ड्राई सीजन आता है, तो यहाँ पर इस तरह ये जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर पेड़ों के पत्ते क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। क्यों झड़ते हैं? टू कंजर्व मॉइस्चर, ताकि उसकी नमी बनी रहे। अधिक पत्ते होंगे तो फिर सारा नमी तो सोख लेगा, तो मॉइस्चर बने रहने के लिए, नमी बने रहने के लिए पेड़ क्या करते हैं? अपने पत्ते को शेड कर देते हैं, झाड़ देते हैं। तो ये ऐसा कहां पर होता है? किस टाइप के फॉरेस्ट में? ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट या मॉनसून फॉरेस्ट में। अब नाउ इट हैज बीन टोल्ड अबाउट द ट्रीज। तो यहाँ पेड़ कैसे पाए जाते हैं, किस तरह के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है? शाल का पेड़ है, टीक, सैंडलवुड, बैम्बू, है ना, और क्या है? शीशम। तो ये सब पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। यदि हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में क्या है? लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, बहुत तरह के न्यूमरस काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, बहुत तरह के रेंगने वाले जीव हैं, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। तो दिस वन कंप्लीटेड ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट या मॉनसून फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट वन मेडिटेरियन फॉरेस्ट। तो अब हम लोग इसके मेडिटेरियन फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। यहाँ देखो क्या है कि दीज फॉरेस्ट आर मेनली लोकेटेड इन द रीजन अराउंड द मेडिटेरियन सी। तो जो भी मेडिटेरियन सी के आसपास का जो फॉरेस्ट होता है उसे ही मेडिटेरियन फॉरेस्ट कहा जाता है। अब ये प्लेस है कहाँ, एरिया है कहाँ पर? तो ये एरिया देखो शोर्स ऑफ यूरोप, यूरोप के किनारे, और एशिया, नॉर्थ अफ्रीका का एरिया है, और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। ये सब एरिया मेडिटेरियन फॉरेस्ट, इन सब एरियाज में मेडिटेरियन फॉरेस्ट ग्रो होता है। एंड दीज फॉरेस्ट आर यूजुअली फाउंड इन एरियाज विच हैव ड्राई समर। तो अब यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है? काफी गर्मी होती है, ड्राई समर होती है, एंड मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? मॉडरेट रेनफॉल होता है। मॉडरेट मीन्स बहुत अधिक, ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर, यानी कि विंटर के सीजन में भी, ठंड के सीजन में भी यहाँ पर इस एरिया में बारिश होती है। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बारिश होती है, कम बारिश होती है, थोड़ी बहुत बारिश होती है, मॉडरेट रेनफॉल होती है। तो ये एरिया कहां पर? मेडिटेरियन फॉरेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट वन, तो अब यहाँ के ट्री की बात की गई, तो ट्री कैसे होते हैं, किस टाइप के ट्रीज होते हैं? तो ट्रीज होते हैं स्पाइनी, जिसके पत्ते नुकीले होते हैं, स्पाइनी होते हैं। वैक्सी होते हैं, वैक्सी मतलब बहुत ही लचीला होता है, वैक्स की तरह, मोम की तरह। स्मॉल एंड लेदरी टेक्सचर्ड लीव्स, पत्ते कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, लेकिन ये क्या? लेदरी होते हैं। लेदरी मतलब जैसे स्किन होता है, चमड़ा होता है, तो उस टाइप के पेड़ यहाँ पर
होते हैं, उस तरह के पत्ते वहां पर होते हैं उस पेड़ में। क्लियर है? दे ऑल्सो हैव लॉन्ग रूट्स एंड थिक बार्क। अब देखो उसकी जो बार्क होते हैं, पेड़ की जो छाल होती है वो क्या होता है, काफी मोटा होता है, और रूट्स क्या होते हैं, काफी लंबे होते हैं, गहरे, बहुत दूर दूर तक इसकी जड़ें जो है पेड़ के काफी दूर दूर तक फैली रहती हैं। ठीक है? नाउ नेक्स्ट में वी हैव टू सी हियर कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड हियर। तो कैसे पेड़ पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन है, तो इंपॉर्टेंट ट्रीज यहां पर है कॉर्क, ओलिव एंड साइट्रस फ्रूट ट्री। तो साइट्रस फ्रूट ट्रीज क्या होता है, वैसे फ्रूट जो खट्टे होते हैं, खट्टे फल वाले ट्रीज होते हैं, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एनिमल्स, तो अभी हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, तो मॉन्क सील, बार्बरी, मकाक, ग्रीक टर्टाइस, आइबेरियन लिंक्स, ग्रेट बस्टेड। तो ये सब एनिमल्स जो है ये मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, जिसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय जंगल भी कहा जाता है। तो टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट में देखो क्या है, दीज फॉरेस्ट आर कॉमनली नोन एज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो इस टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट को कॉनिफेरस फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी पेड़ पाए जाते हैं इसके पत्ते क्या होते हैं, शेप क्या होता है, आकार क्या होता है, नुकीला होता है। शेप कैसा होता है, नुकीला होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली सच फॉरेस्ट आर कॉमन इन हायर लैटिट्यूड्स ऑफ द नदर्न हेमीस्फीयर। तो नदर्न हेमीस्फीयर कहाँ के, तो नदर्न हेमीस्फीयर जैसे यूरोप, एशिया, नॉर्थ कनाडा एंड यूएसए, ये सब एरियाज है जहां पर टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या होगा, इंडिया में द टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट आर फाउंड इन सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज कॉमनली नोन एज माउंटेन फॉरेस्ट। तो ये देखो हिमालय के क्षेत्र में जो हिमालय का जो तराई क्षेत्र है तो वहां पर स्लोप्स में पाए जाते हैं, और इसीलिए इस फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, इस फॉरेस्ट को माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एंड दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द कोल्डर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व में, वर्ल्ड में जहां पर भी ठंडा प्रदेश होता है, जहां काफी ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो वैसे ऐसे एरियाज में ये टेम्परेट सॉफ्टवुड पाए जाते हैं, फाउंड इन कोल्डर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। एंड हियर द प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो इन विंटर। और यहाँ जो बारिश होती है वो क्या होता है, बर्फ के रूप में होती है। बारिश होती है कैसे, बर्फ के रूप में, पानी के रूप में ज्यादा नहीं होती, पानी ऐसा बारिश नहीं होता है जैसे आपके कश्मीर में होता है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ क्या होता है, बर्फीली हवाएं चलती है, बर्फीली बारिश होती है, तो बर्फ वाली बारिश यहाँ पर होती है विंटर में। नाउ देखो यहाँ पर ट्रीज के बारे में बात की गई कि इस एरिया में ट्रीज कैसा होता है, तो ट्रीज आर टॉल एंड कॉनिकल इन शेप। लंबे ट्रीज होते हैं और उसका आकार कैसा होता है, कॉनिकल होता है, नुकीला होता है। ड्यू टू देयर शेप द स्नो कैन नॉट एक्यूमुलेट ऑन देम। और चूंकि पेड़ नुकीले होते हैं इसीलिए यहाँ पर बर्फ जो है जमा नहीं रह पाता है, टिक नहीं पाता है। देखो एग्जांपल में यहाँ मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए ऊपर में पतला है और नीचे क्या है, ब्रॉड है, चौड़ा है। तो इस तरह के पेड़ वहां पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट में देखो, दीज ट्री डू नॉट शेड देयर थिक नीडल शेप्ड लीव्स। तो यहाँ पर भी देखो जैसे एवरग्रीन में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पर वहां के जो पेड़ होते हैं उसके पत्ते कभी झड़ते नहीं, हमेशा हरे भरे होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, इस तरह के फॉरेस्ट में भी पेड़ के पत्ते झड़ते नहीं है, शेड नहीं करते हैं और हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा क्या होता है, हरे रहते हैं। नाउ अब देखो ट्रीज की बात की गई, कौन कौन से ऐसे है ट्रीज है जो इस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो यहाँ देखो पाइन, फर, स्प्रूस, सीडर, देवदार, स्लीवर, फीर, चेस्टनट एंड वॉलनट। तो ये जो ट्रीज है ये कॉमन है, इस एरियाज में होते हैं और दीज ट्रीज हैव कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ जो पेड़ होते हैं ना इसके काफी कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है, यानी व्यापार में इसका काफी महत्व होता है। इन पेड़ों से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पल्प होता है जिससे कागज बनाया जाता है, प्लाईवुड जो यूज होता है, प्लाईवुड बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस इन ट्रीज के है। अब अभी हम नेक्स्ट में यदि हम एनिमल्स की बात करें तो कौन कौन से एनिमल है जो यहाँ पर पाए जाते हैं इस तरह के फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, तिब्बतियन एंटीलॉप, स्नो लेपर्ड, टाइगर एंड गोल्डन ईगल। तो इस तरह के एनिमल्स इस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव डिस्कस्ड द 3
types of forest. And now in next class, in next video, we have to start from advantages of forest. And now let's we discuss the next topic, that is advantages of forest. तो यहाँ पर हमें देखो फॉरेस्ट की क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में डिस्कस करनी है, बट इसके साथ साथ यहाँ पर देखो डिफॉरेस्टेशन के बारे में दी गई है, और इसके अलावा ये भी बात की गई है कि आखिर गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए. सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट. तो यहाँ जानना है कि क्या क्या विशेषताएं हैं फॉरेस्ट के. तो देखो फर्स्ट में क्या इट हैज बीन टोल्ड हियर कि फॉरेस्ट आर द ब्रीदिंग लंग्स ऑफ द सिविलाइजेशन. ये हमारे फेफड़े की तरह काम करती है. फॉरेस्ट जो है हमारे फेफड़े की तरह काम करती है, जो हमें सांस लेने में हेल्प करती है, ब्रीदिंग में हेल्प करती है. तो ये फर्स्ट एडवांटेज हो गई. सेकेंड में है अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. आपको भी पता है कि अर्थ में यदि हमें जिंदा रहना है तो हमें पेड़ की इंपॉर्टेंस है, जंगल रहने चाहिए. ये हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए, पृथ्वी पर यदि हमें जिंदा रहना है तो पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना फॉरेस्ट के हम लोग यहाँ पर पृथ्वी पर, अर्थ पर जिंदा नहीं रह सकते हैं. नेक्स्ट वन, फॉरेस्ट हेल्प अस टू ब्रीथ बाय कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन. फॉरेस्ट क्या हेल्प करती है? फॉरेस्ट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है, चेंज करती है, और ऑक्सीजन हम लोग सांस में लेते हैं. नेक्स्ट है दे प्रोवाइड सेफ हैबिटेट टू दी वाइल्ड एनिमल्स. अब फॉरेस्ट है तभी वाइल्ड एनिमल रहेंगे, तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए सबसे सुरक्षित हैबिटेट क्या है, निवास स्थान क्या है? हैबिटेट मींस क्या होता है? रहने की जगह. तो जो भी वाइल्ड एनिमल है उसके लिए सबसे सेफ हैबिटेट, सबसे सुरक्षित रहने का स्थान क्या होता है? जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है. तो ये एडवांटेज हो गया, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है और वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉरेस्ट. नाउ सी द नेक्स्ट वन कि मेनी पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड. लाइवलीहुड मीन्स क्या होता है? जीवन यापन चलाना. तो बहुत सारे लोगों का जो जीवन चलता है वो क्या है? फॉरेस्ट पर ही है, फॉरेस्ट पर ही टिका हुआ था. वहां से फॉरेस्ट से वो लोग फल फूल लाते हैं, लकड़ी लाते हैं और अपना जीवन यापन चलाते हैं. नेक्स्ट है ट्रीज ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग द अर्थ कूल. तो ये चूंकि देखो फॉरेस्ट है जिसके कारण हमारा पृथ्वी क्या है? ठंडा रहता है, कूल रहता है, अदरवाइज बहुत हॉट हो जाएगी. देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग ये क्यों हो रहा है? ताकि लार्ज अमाउंट में पेड़ पौधे कट रहे हैं. तो यदि फॉरेस्ट रहेंगे तो हमारा अर्थ क्या होगा? कूल होगा और हमें अच्छे तरीके से यहाँ पर रह सकते हैं. नेक्स्ट वन, लार्ज फॉरेस्ट कवर हेल्प्स इन कॉजिंग रेनफॉल. यदि जंगल अधिक होगा, यदि फॉरेस्ट अधिक होगा तो फॉरेस्ट से हमें रेनफॉल की भी मदद मिलती है. बारिश होने का एक बड़ा कारण क्या है? फॉरेस्ट होता है, जंगल के कारण ही बारिश होती है. नेक्स्ट देखो क्या इसका बेनिफिट है कि रूट्स ऑफ द ट्रीज बाइंड सॉइल पार्टिकल्स. अब देखो जहां पर पेड़ पौधे होंगे ना, वहां पर जो मिट्टी होगी वो क्या होगा? बहुत ही टाइट होगा, सख्त होगा. ये मिट्टी को बाइंड करके रखती है, बांध कर रखती है. आप कैसे देख सकते हो? आप एक काम करना कि एक बकेट में वाटर लेना, उस वाटर को ऐसे जगह पर देना जहां पर कोई प्लांट नहीं हो, घास नहीं है, तो वहां पर देना क्या होगा? वहां की मिट्टी तुरंत बह जाएगी. बट यदि वहां पर घास है, ग्रासेस है, पेड़ पौधे हैं, वहां पर जब आप वाटर को ड्रॉप करोगे, पानी दोगे, तो वहां देखना वहां मिट्टी वहां पर मिट्टी नहीं बहेगी. तो वहां पर क्या होगा? मिट्टी जो है, ग्रास, जो पेड़ पौधे के ग्रास होते हैं, ये रूट्स होते हैं, ग्रास है, ये मिट्टी को जकड़ कर रहते हैं, अपनी जड़ों के माध्यम से अपने रूट से बांध कर रहते हैं, जिसके कारण वहां की जो मिट्टी होगी वह बहेगी नहीं. तो यानी कि सॉइल को क्या करती है? बाइंड करके रखती है, बांध कर रखती है. और इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि हेल्प टू रेज द वाटर ग्राउंड, रेज द ग्राउंड वाटर. और इससे दो फायदे होते हैं. एक तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है, मिट्टी, जमीन के अंदर जो पानी का लेवल है वह लेवल बढ़ता है, वह स्थिर रहता है और बढ़ता भी है. साथ ही साथ ये प्रिवेंट फ्लड्स, बाढ़ को भी रोकने का काम करती है. अभी देखो पूरी दुनिया में बाढ़ आई हुई है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लार्ज अमाउंट में पेड़ पौधे कट जा रहे हैं, तो इसके कारण बाढ़ भी आ रही है. तो ये बाढ़ को रोकने का भी काम करती है. कौन? फॉरेस्ट रोकने का काम करती है. ये दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट. ये कुछ विशेषताएं हैं जंगल के, फॉरेस्ट के, और इसीलिए मैं कहता हूं कि जंगल है तभी मंगल है. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन. अब यहां देखो बताई गई नेक्स्ट में कि डिफॉरेस्टेशन
से क्या होता है, यदि हम जंगल की कटाई करते हैं तो इससे नुकसान क्या होता है। तो डिफॉरेस्टेशन इन रैम्पेंट मैनर हैज डिप्लीटेड दिस इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड लीड टू द लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। यदि लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में यदि हम जंगल को काटते हैं तो इससे क्या होगा, जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जीव है, उनका जो निवास हैबिटेट होता है, घर है, वो क्या होगा, घर उनका समाप्त हो जाएगा, घर उनका फिनिश हो जाएगा, वो रह नहीं पाएंगे जंगल में, फिर आपके घर में घुसेंगे, है ना। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें पूरा जीव जंतु हम लोग रहते हैं, है ना, अगल बगल सराउंडिंग हमारा जो है, यह जो संतुलन बना हुआ है, यह इकोलॉजिकल जो बैलेंस बना हुआ है, यह क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि फॉरेस्ट को काट देंगे, नहीं रहेगा फॉरेस्ट, तो सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन होगा तो बाढ़ आएगी, है ना, ये होगा, खेती में प्रॉब्लम होगी, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम होगी। अब देखो ये तो हो गया इसका डिफॉरेस्टेशन के बैड इफेक्ट जो होते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर कही गई है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए। तो यहाँ देखो वन बाय वन सी हियर। अफॉरेस्टेशन, देखो यहाँ अफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों को काटना, अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को लगाना, पेड़ पौधे लगाना। तो अफॉरेस्टेशन और लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। तो गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या किया है, बड़ी मात्रा में पेड़ पौधों को लगाना शुरू किया है। आपने भी देखा होगा मनरेगा के तहत में, या बहुत सारे संस्थाएं उसको हेल्प करती है पौधे लगाने में, आप भी लगाइए। नेक्स्ट वन, ईच वन प्लांट वन पॉलिसी। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चलाई है, नीति चलाई, जिसके तहत कहा गया है कि हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा जो है वो लगाए। नाउ सी द नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, efficient utilization of forest products and uses of substitutes of wood। तो अब देखो इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जहां पर हम लोग वुड का यूज करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं, इसके प्लेस में हम किसी दूसरी चीज को यूज करें, इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढें। जैसे आप लकड़ी से ईंधन के रूप में यूज करते हैं, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, हमें आज हम लोग क्या कर रहे हैं, वुड के बदले गैस का यूज कर रहे हैं, इंडक्शन का यूज कर रहे हैं, ये वुड का सब्स्टिट्यूट हो गया, है ना। तो इस तरह हमें वुड को छोड़ करके इसके बदले जो भी हम यूज कर सकते हैं वो हमें यूज करना है, ठीक। नेक्स्ट है इनफोर्समेंट ऑफ अ नंबर ऑफ लॉ गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड प्रोहिबिट डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन को क्या करना है, रोकना है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं, गाइडलाइन, और बहुत सारे गाइडलाइन को भी दिया है, दिशा निर्देश दिया है गवर्नमेंट ने कि हमें क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून को भी बनाया है, जिसमें ये कहा गया है कि आप जंगल को काट नहीं सकते हो, पर्टिकुलर प्लेस में पेड़ पौधे आप नहीं काट सकते हो। तो इस तरह से कानून का भी सहारा लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है डिस्करेजिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन विच कॉजेज फॉरेस्ट लॉस। इसके अलावा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो पहले प्रचलित में था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता था, जंगलों को काटकर वहां पर खेती की जाती थी, ठीक है। तो इस चीज को डिस्करेज किया गया है, यानी ऐसा करने से मना किया जा रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यूज न करेंगे, इसे इंकरेज नहीं करना है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने इन सब स्टेप्स के द्वारा फॉरेस्ट को बढ़ाने का काम किया है। तो अभी हम लोग यही तो डिस्कस करेंगे। इन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू कंप्लीट वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, वाइल्ड लाइफ यानी जंगल से संबंधित जो भी जीव है, जंगली जीव है, तो उनके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है और आई थिंक लास्ट टॉपिक है ये। तो वाइल्ड लाइफ, तो लेट्स वी स्टार्ट विदाउट डूइंग डिले। तो वन बाय वन सी हियर फ्रॉम हियर। देखो यहाँ पर कही गई है कि वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो सबसे पहले इस बात को डिफाइन की गई है कि आखिर ये वाइल्ड लाइफ है क्या। तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, आप भी अंडरलाइन कर लेंगे अपने बुक में। तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स नॉन डोमेस्टिकेटेड। देखो यार डोमेस्टिकेटेड, तो डोमेस्टिकेट मतलब होता है पालतू जानवर जिसको हम लोग घर में पालते हैं। यहां पर क्या है, नॉन डोमेस्टिकेटेड यानी वैसे एनिमल्स जिसे हम घर में पालते नहीं हैं। तो वे कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वाइल्ड में रहते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहता है, वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज बर्ड्स, फिशेज एंड एनिमल्स। तो बर्ड्स है, एनिमल्स है, फिश है, ये जो जंगल में रहते हैं इन्हीं को वाइल्ड लाइफ कही जाती है। नाउ सी द नेक्स्ट वन। तो विच मेक फॉरेस्ट एज देयर नेचुरल हैबिटेट। तो वैसे एनिमल्स जो जंगल को अपना नेचुरल
हैबिटेट मानते हैं, नेचुरल हैबिटेट होता है उनका, यानी प्राकृतिक रूप से वे जंगल में रहते हैं। हैबिटेट मीन्स क्या होता है? जहां पर निवास करते हैं, प्लेस जहां पर वो लोग रहते हैं। क्लियर? सो नाउ सी द नेक्स्ट वन। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। अब यहां देखो इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है वाइल्ड लाइफ की। तो वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो वाइल्ड लाइफ है, जो भी है आपके एनिमल्स है, जंगल है, फॉरेस्ट है, ये सभी हमारी नेचुरल इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम का। तो वाइल्ड लाइफ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशंस। अब देखो वाइल्ड लाइफ जो होता है, जो जंगली जीव है, जो भी पाए जाते हैं जंगलों में, ये क्या होते हैं? प्लेस टू प्लेस ये वैरी करते हैं, यानी डिफरेंट करते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हो गया कि अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप के जीव जो है पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दी गई है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब इंडिया में बात करें तो यहाँ बहुत सारे बहुत तरह के बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है, द ब्लैक बक, पीकॉक, लॉयन एंड बंगाल टाइगर आर फाउंड इन इंडिया। तो ये सब इंडिया में पाए जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की बात की गई है, तो ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर कोआला बियर, एमू एंड कुकाब्रा। तो ये कहां पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के जीव। ऑस्ट्रेलिया में ये सब जो एनिमल्स है बेसिकली वहां पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर कही गई है कि वाइल्ड लाइफ जो है ये प्लेस टू प्लेस डिफर करता है, अंतर होता है अलग अलग। तो वाइल्ड लाइफ इज वेरी एसेंशियल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ सरफेस। तो पृथ्वी पर जो है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन? वाइल्ड लाइफ। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। सी देखो यहाँ पर बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर इट्स एस्थेटिक वैल्यूज एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ ये एस्थेटिक वैल्यूज है, यानी ये सौंदर्य का प्रतीक है। जंगल जाते हो, वहां बहुत सारे एनिमल्स देखते हो, पहाड़ है, झरना है, तो ये क्या है? उसकी सौंदर्यता भी बढ़ती है वाइल्ड लाइफ से। बहुत सारे एनिमल्स जाते हैं देखने के लिए हम लोग ना, तो ये फॉरेस्ट क्या है? वाइल्ड लाइफ से ये जंगल की सुंदरता भी बढ़ती है और ये सौंदर्य के प्रतीक है। एस्थेटिक मतलब ब्यूटी। नाउ सी द नेक्स्ट वन। द ब्यूटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बूस्ट टूरिज्म एंड क्रिएट जॉब्स फॉर द पीपल। अब देखो यदि वाइल्ड लाइफ है तो वाइल्ड लाइफ से क्या होता है? ये जॉब्स भी क्रिएट करती है, लोगों को रोजगार मिलती है, नौकरी मिलती है, ये टूरिज्म को बढ़ावा देता है, तो इससे लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये वाइल्ड लाइफ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स बिहेवियर चेंजेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक सुनामी एंड अर्थक्वेक। अब यहाँ देखो बताया गया है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, इसकी जो सेंस पावर है बहुत ही काफी ज्यादा होती है, हम ह्यूमन से ज्यादा होती है। तो इससे भी वाइल्ड लाइफ से और भी हमें फायदा मिल सकता है क्या? कि जो भी नेचुरल क्लाइमेटिक होता है, नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं, यानी प्राकृतिक आपदा जो झेलना पड़ रहा है, जैसे सुनामी है, भूकंप आते हैं, तो यदि हमें इनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए एनिमल्स को, तो देखो जब ये होना होता है ना, जब अर्थक्वेक होगा, आपका भूकंप आने का होगा, जब आपका सुनामी आने वाला होता है, तो उस समय क्या होता है कि एनिमल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, एनिमल्स कुछ रिएक्ट करते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कुछ अब गलत होने वाला है, कुछ बड़ा कांड होने वाला है। तो इससे हमें प्री इंफॉर्मेशन हो जाती है नेचुरल डिजास्टर्स का, तो इससे हम बच सकते हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी हार्नेस्ड फॉर इम्पार्टिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो इससे हमें पहले ही जानकारी हो जाती है। एंड द लाइफ ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल कैन बी सेव्ड। और यदि हमें पहले से जानकारी हो जाती है कि नेचुरल डिजास्टर होने वाला है, तो हम बहुत सारे लोगों के जीवन को हम लोग बचा सकते हैं, है ना। तो नाउ सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पैराग्राफ कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस ह्यूमस। अब देखो वाइल्ड लाइफ में और क्या बेनिफिट्स है वाइल्ड लाइफ का, तो यहाँ देखो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, वैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, वैसे एनिमल्स है, प्लांट्स है जो मर जाते हैं, मर के वहां पर सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, पेड़ पौधे हैं, तो ये जो है बाद में एक ह्यूमस का काम करते हैं, फर्टिलाइजर का काम करते हैं, खाद का काम करते हैं, जो हमारे खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विच इज हेल्पफुल टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इससे क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन होता है, तो यह क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल्स आर हंटेड फॉर
वेरियस पर्पसेस लाइक मीट, स्किन, हॉर्न्स etc. अब यहाँ देखो एनिमल्स के बारे में बात की है कि देखो एनिमल्स का क्या होता है। देखो बहुत लोग शिकार करते हैं ना, मार देते हैं खाने के लिए या उसके स्किन को बेचने के लिए या सींग को लेने के लिए, हॉर्न्स को लेने के लिए। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि वाइल्ड एनिमल्स का शिकार कर दिया जाता है, हंटेड की जाती है मीट के लिए, चमड़े के लिए या फिर उसका सींग को लेने के लिए। तो ये तो बहुत गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। तो दिस डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। तो देखो ये तो नुकसान है ही, साथ साथ हमें भी नुकसान पहुंचता है, हमें भी, हमारे लिए भी हार्मफुल है। हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ये भी डिस्टर्ब हो जाता है इन्वायरमेंट का। किससे? यदि एनिमल्स को हम मारते हैं तो। नेक्स्ट वन, मेनी बर्ड्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। अब देखो बर्ड्स के बारे में बात की गई है कि मेनी बर्ड्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड मेनी अदर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो बहुत सारे ऐसे पक्षी आपने देखा होगा जो अब आप नहीं देख रहे होगे, बहुत पहले आपने देखा होगा लेकिन अभी आप नहीं देख रहे होगे, है ना। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं। तो बहुत सारे बर्ड्स क्या हो चुके हैं अभी? एक्सटिंक्ट यानी कि ये फिनिश होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, बहुत ही कम मिलते हैं आपको। और ऐसे कुछ बर्ड्स हैं जो कंप्लीटली खत्म भी हो चुके हैं, कंप्लीट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कुछ जो है बहुत सारे पक्षी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यानी गायब हो चुके हैं, अब उसका अस्तित्व नहीं रहा है। और बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, बर्ड्स हैं जो खत्म होने के, समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो इन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। तो आवर फॉरेस्ट आर ट्रेजर ट्रॉव ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो आपके घर में खजाना होता है ना, खजाना रखते हो, पैसा रखते हो, तो इसी तरह से जो फॉरेस्ट होता है ये जंगली जीवों के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक क्या है? ये ट्रेजर है, ट्रेजर ट्रॉव है, एक खजाना है। तो इससे हमें वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को बचाना है। दे हार्बर मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। देखो फॉरेस्ट जहां होता है, बड़े बड़े फॉरेस्ट है, वहां मिलियंस की संख्या में जो एनिमल्स वहां पर रहते हैं। तो ये कब रह पाएंगे? जब हमारे पास फॉरेस्ट होगा, तभी मिलियंस ऑफ स्पीसीज वहां पर रह पाएंगे। ठीक है। तो आवर वाइल्ड लाइफ सफर्स सीवियरली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अब देखो डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है? जंगलों को काटना, पेड़ पौधे नहीं लगाना, ये हो गया डिफॉरेस्टेशन। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन है इससे वाइल्ड लाइफ को बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ही सीवियरली, बहुत बुरे तरीके से उसे सफर करना पड़ता है, परेशानी झेलनी पड़ती है। कब? यदि जंगल को काट दिया जाता है, डिफॉरेस्टेशन कर दी जाती है तो। एंड अर्बेनाइजेशन, और क्या करना पड़ता है? अर्बेनाइजेशन। तो अर्बेनाइजेशन भी, अर्बेनाइजेशन मीन्स क्या हुआ? शहरों का विकास करना। देखो अब शहरों का विकास होगा तो कहीं ना कहीं जंगल कटेंगे, और जंगल कटेंगे तो जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जीव है, देखो जंगली जीव यहाँ पर, इन सबको काफी परेशानी होगी। और यही कारण है, अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि ये तेंदुआ निकल गया, कहीं टाइगर किसी घर में घुस गया, पॉश इलाके में आ गया। तो ये कारण क्या है? ये डिफॉरेस्टेशन और अर्बेनाइजेशन का ही परिणाम है, अंजाम है। तो ऐसा करने से बचना है। एंड नाउ सीधा नेक्स्ट, तो ये सब एनिमल्स को परेशानी झेलनी पड़ी है और यही कारण है कि देखो हेंस देयर इज ग्रेट नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। और इसीलिए वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, उसे बचाना, उसका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। ग्रेट नीड है, बहुत ही आवश्यक है कि वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करें, वाइल्ड लाइफ को हम बचाएं। अब देखो गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिया है इसको बचाने के लिए। तो सेवरल स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ को, जंगली जीवों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा स्टेप लिया है। यहां पर देखो कुछ एग्जांपल्स दी गई है, जैसे हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव बीन बैंड। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस बात को मना कर दिया गया कानून के द्वारा कि अब कोई भी व्यक्ति वाइल्ड एनिमल्स या बर्ड्स है उसको आप पकड़ नहीं सकते हो, उसका शिकार नहीं कर सकते हो, ये कानून बनाया गया है। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इज पनिशेबल ऑफेंस। यदि आप वाइल्ड लाइफ को मारते हैं तो यह क्या है? एक आपका अपराध है और इसको दंडनीय अपराध है, इसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट वन है कि अब वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है गवर्नमेंट ने ली है? तो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर बीइंग सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे पार्ट्स में, पूरे संसार में क्या है? नेशनल पार्क क्या बनाया गया है? नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसको सेटअप की गई है। आगे पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क क्या होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है। तो अब यहाँ देखो क्वांटिटी दी गई है, हालांकि बहुत पहले की ये डेटा है कि एट प्रेजेंट इंडिया हैज 104 नेशनल पार्क्स।
तो इंडिया में अभी 104 नेशनल पार्क्स है और 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट वन। अब यहां देखो नेशनल पार्क के बारे में बात की है कि आखिर नेशनल पार्क होता क्या है। तो नेशनल पार्क वो ऐसा डिफाइंड एरिया है, एक घेरा है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर बहुत तरह के वाइल्ड लाइफ रहते हैं। अब यहां देखो क्या है, क्या कंडीशन है कि जो भी यहां पर जाएंगे वे केवल पार्क को विजिट कर सकते हैं। और नेशनल पार्क इज अ वेल डिफाइंड एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एक वेल डिफाइंड एरिया होता है जिसे नेशनल पार्क कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि विजिटर्स जो है, जो वहां देखने जाते हैं, वे केवल पार्क को विजिट कर सकते हैं, वहां उस जंगल में केवल जा सकते हैं। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि उस जंगल से वहां से कोई चीज ले सकता हो। नो वन हैज अ राइट टू यूज एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट के कोई भी प्रोडक्ट को आप वहां से नहीं ले सकते हो, चाहे वो लकड़ी हो। कलेक्शन ऑफ फायरवुड टिम्बर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज टोटली प्रोहिबिटेड। यानी जंगल, उस फॉरेस्ट से, उस पार्क से आप कुछ भी नहीं ले सकते हो। जंगल जैसे हम लोग जाते हैं ना, लकड़ी काट के ले आते हैं वहां जलाने के लिए, या टिम्बर ले आते हैं काट लेते हैं, तो ये कुछ भी आप वहां नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब यहाँ एग्जांपल दी है बड़े बड़े नेशनल पार्क की। जैसे यूएसए है, तो यूएसए में क्या है, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क है, यूएसए में है। ये देखो थोड़ा सा पढ़ना क्योंकि इसको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूएसए इज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को। तो यूनेस्को ने इस नेशनल पार्क को, जो यूएसए में है ग्रैंड कैनियन, इसको वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में मान्यता प्रदान की है यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को के देखो डिफिनेशन, सॉरी यहाँ पर फुल फॉर्म दी गई है यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ सी द नेक्स्ट। अब हमें जानना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है कि इट इज अ डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड एरिया इन विच लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड। यहां देखो ये डिफरेंट है। तो नेशनल पार्क में क्या है, किसी को भी कुछ भी लेने के अलाव नहीं होता है, बट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर ह्यूमन को अलाउ है कि आप कुछ ले सकते हो, लेकिन लिमिटेड। ऐसा नहीं कि जितना चाहो उतना काट के ले जाओ। तो यहाँ पर क्या है, कुछ आप जड़ी बूटी जैसे कोई इकट्ठा करते हैं वो ले सकते हैं, थोड़ी मोड़ी टहनी काटनी है, थोड़ा बहुत आप कलेक्ट कर सकते हो वहां से। अब लेकिन हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग ऑफ ट्रीज आर बैंड। तो यहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आप एनिमल्स का शिकार नहीं कर सकते हो, आप वहां पर पेड़ों को नहीं काट सकते हो। तो ये भी बैन है, जैसे नेशनल पार्क में बैन होता है उस तरह यहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी बैन है। अब पीपल क्या कर सकते हैं, तो पीपल कैन कलेक्ट फायरवुड टिम्बर एंड मेडिसिनल हर्ब्स इन अ मॉडरेट क्वांटिटी। अब देखो मॉडरेट क्वांटिटी में लोग क्या कर सकते हैं, लकड़ी जलावन के लिए लकड़ी कलेक्ट कर सकते हैं, टिम्बर ले सकते हैं। यदि कुछ ऐसा जड़ी बूटी का है, वहां बहुत सारे रहते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स है, तो उसको आप कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं पूरा जंगल साफ कर दो, वैसा नहीं, मॉडरेट क्वांटिटी में थोड़ा बहुत आप कलेक्ट वहां से कर सकते हो। किस लिए, तो सेल्फ यूज करने के लिए, या फिर भाई कोई रिसर्च हो रहा है, कोई पढ़ाई हो रही है, एजुकेशनल पर्पसेस है, तो इन सब कामों के लिए आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन, द यूनेस्को हैज सेलेक्टेड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इंडिया में जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर में रखा हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर में रखा है। किस तरह से, जैसे यूएसए का ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क को रखा गया है, ये मान्यता दी गई है। यहाँ देखो डू यू नो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में डू यू नो से पूछा जाता है, इसलिए आपको पढ़ना और जानना भी जरूरी है। डू यू नो में कुछ इंफॉर्मेशन रहते हैं जिसे आपको जानना है कि इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्रोहिबिट्स पोचिंग, हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखो इंडिया में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, जंगली जीवों को बचाने के लिए 1972 में एक एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया, जिससे आप कोई भी व्यक्ति जो है हंटिंग नहीं कर सकते हैं, पोचिंग नहीं कर सकते हैं, जंगली जीवों का व्यापार नहीं कर सकते हैं, जंगली जीवों को, वाइल्ड लाइफ को आप किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वन है देखो 1973 में, नेक्स्ट ईयर में, तो इन 1973 प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को की शुरुआत की गई इंडिया में। अब क्यों, विद द एम ऑफ कंजर्विंग टाइगर्स। तो टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट की गई। अब यहाँ क्वांटिटी दी गई है, इनिशियली
9 टाइगर्स रिजर्व्स वर सेटअप। तो शुरुआत में क्या कितने टाइगर रिजर्व थे? 9 थे। विच एक्सपेंडेड टू 50 टाइगर रिजर्व्स इन 2016। तो 2016 तक का डेटा ये है कि 50 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में सेटअप हो चुके थे ना। नेक्स्ट वन देखो, जिम कॉर्बेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। एक फेमस है किस लिए? टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, बाघ को बचाने का, बाघ को रखने के लिए ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है बहुत ही फेमस है। तो ये सब आपको कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन भी आप करेंगे और इस तरह से ये चैप्टर जो है ये 4th पार्ट था इस चैप्टर का और ये कंप्लीट होता है। अब देखो नेक्स्ट में इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर, इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, इसे हम लोग डील करेंगे। तो आप प्ले लिस्ट है ये सारे पार्ट्स को और इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर आप इसमें से देख सकते हो। थैंक्स एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। तो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नंबर 3, नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो दिस चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड नाउ वी हैव टू द टाइम comes to solve the question answer. So we have to solve the exercise question answer of this chapter. So let's we start with without doing delay. So first of all you can see here the tick out the correct option. तो first of all हमें ये solve करना है, tick out करनी है। तो I am going to tell you and you have to tick out in your own book. तो which term is used for the plant community which grows without human interference? तो इसका बी होगा नेचुरल वेजिटेशन। तो आप बी में टिक लगाएंगे, यहां पर बॉक्स दी गई है। नेक्स्ट सी द नेक्स्ट, विच वेजिटेशन ग्रोज इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो आप इसका आंसर पेज नंबर 23 में देखेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यू हैव टू टिक हियर। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज दैट द मोस्ट कॉमन ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट आर, यहां पर क्या होगा? साल एंड टीक। तो यू हैव टू टिक आउट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज दैट ट्रीज ऑफ मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट आर हैव, यहां क्या होगा? हैव कैसा होता है? स्पाइनी एंड वैक्सी लीव। तो यह 4 का सी होगा। 5 में द एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिप्लीटिंग ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो इसका ऑप्शन बी होगा। एंड नाउ सी क्वेश्चन नंबर बी। यहां पर देखो फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो आपको क्या करना है? फिलअप करनी है। द असेंबलीज ऑफ प्लांट स्पीसीज इन एन एनवायरमेंट इज नोन एज, तो इसे क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। यू हैव टू राइट हियर नेचुरल वेजिटेशन। मैं बता रहा हूं, आप अपना लिख लेंगे ना। यू हैव टू राइट इन योर ओन कॉपी ऑन बुक। तो नेचुरल वेजिटेशन। नेक्स्ट है नंबर 2 में डैश एंड डैश आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो क्या है प्लांट ग्रोथ करने के लिए? एक टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल। तो यहां पर आप टेम्परेचर लिखेंगे और यहां पर रेनफॉल लिखेंगे। तो ये 2 फैक्टर्स होते हैं प्लांट का ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट है ह्यूमस हेल्प्स टू मेंटेन, ह्यूमस जो होते हैं खाद, उस क्या मेंटेन करने में हेल्प करते हैं सॉइल का? तो यहां क्या होगा? फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन। फर्टिलिटी FERTILITY, यहां लिखेंगे आप फर्टिलिटी। तो ह्यूमस हेल्प्स टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट वन, हार्डवुड ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स टू परमिट। अब देखो हार्डवुड ट्रीज जो जिसके पत्ते बहुत ही चौड़े होते हैं वो क्या परमिट करने में आसानी करते हैं? सरप्लस मॉइस्चर। तो यहां पर क्या होगा? ट्रांसपिरेशन। हार्डवुड ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स टू परमिट ट्रांसपिरेशन ऑफ सरप्लस मॉइस्चर। जो सरप्लस मॉइस्चर होता है उसको जाने में ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज दैट teak is the commercially important trees of the dash forest। तो यहां पर क्या होगा? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। आप यहां क्या लिखेंगे? ट्रॉपिकल डेसिडियस। ओके, तो दिस वन आल्सो कंप्लीटेड। नाउ लेट्स वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। तो यहां पर सी में क्या करना है? देखो ये सेंटेंस दी गई है और इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको इसके लिए वर्ड लिखना है। ठीक है, तो यहां देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? The forest which do not shed all their leaves at the same time। वैसे पेड़, वैसे जंगल जहां के पेड़ एक समय में एक साथ सारे पत्तों को झाड़ते नहीं, शेड नहीं करते हैं। तो किस तरह के पेड़ फॉरेस्ट में होता है ऐसा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन में होता है। तो आपको यहां पर लिखना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखो, इन दिस फॉरेस्ट
समर्स आर ड्राई एंड मॉडरेट रेन फॉल्स इन विंटर। कौन सा फॉरेस्ट है जहां पर समर्स आर ड्राई होता है और मॉडरेट रेनफॉल होता है, यानी बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। तो ये कहां पर होता है? मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में होता है। तो आप यहां पर 2 में आप क्या लिखेंगे? मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। थर्ड में है कॉनिकल शेप ट्रीज आर कॉमन इन दिस फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट में वहां के पत्ते कॉनिकल होते हैं, पेड़ जो होते हैं कॉनिकल होते हैं आकार में। तो क्या होगा? टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। तो आपको यहां पर लिखना है टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। नेक्स्ट है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग सैपलिंग्स। यदि हम पौधे लगाते हैं, न्यू फॉरेस्ट को ग्रो करते हैं, द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू फॉरेस्ट, नए फॉरेस्ट को यदि हम बनाते हैं, डेवलप करते हैं पौधों को लगाकर, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अफॉरेस्टेशन कहते हैं। अफॉरेस्टेशन मीन्स पौधे लगाना। एक होता है डिफॉरेस्टेशन, तो इसका क्या होगा? अफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट नंबर 5 पे क्या है देखो? The temperate softwood forest found in the southern slopes of Himalayas। तो southern slopes यानी हिमालय के दक्षिणी ढलान में पाए जाते हैं फॉरेस्ट जो टेम्परेट सॉफ्टवुड होता है। तो इसे और कौन से नाम से जानते हैं? इसे हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? माउंटेन फॉरेस्ट आपको लिखना है। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर A, B and C completed। नाउ नेक्स्ट वन, in next video we have to complete question number D and question number E। तो यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर D और E, इसके बाद आपका एक मैप वर्क होगा। देखिए पेज नंबर 30 में ये मैप वर्क है, मैप स्किल है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर D सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर E सॉल्व करेंगे और मैप वर्क हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ सी हियर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। नाउ सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको ऐसे लिखना है, देखो, ऑल द ट्रीज ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑलवेज अपीयर ग्रीन, दैट इज व्हाई सच फॉरेस्ट आर नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 is why do tropical deciduous forests shed their leaves during the summer season? Name 2 such trees। तो यानी कि यहाँ पर deciduous forest में जो होते हैं अपने पेड़ के पत्ते को क्यों गिरा देते हैं, ऐसे 2 पेड़ों के नाम भी आपको लिखना है। Now see the answer। Answer is the tropical deciduous forests shed their leaves during the summer season to conserve moisture, and 2 such trees are sisam and sal। Now see the next question, D3 is that write any 3 characteristics features of the trees found in the Mediterranean forest। तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट में जो पाए जाते हैं जो भी ट्रीज है उसके फीचर्स बताने हैं। कितना? 3 फीचर्स बताना है। तो मैं आपको यहाँ पर देखो, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, टीचर आपको डिक्टेट करते हैं और आप अपनी कॉपी में लिखते हो। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डू लाइक दिस। तो मैं आपको आंसर बताऊंगा स्लो प्रोसेस में, स्लो मैनर में आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ओके, तो नाउ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग हियर। तो इसका आंसर आप लिखेंगे पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो पॉइंट में आप देंगे और फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इसका आंसर कि ट्रीज फाउंड इन मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट हैव स्पाइनी, वैक्सी एंड लेदरी टेक्सचर्ड लीव्स। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट पे आप लिखेंगे दे हैव लॉन्ग रूट्स। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे दे हैव थिक बार्क। दिस वन कंप्लीटेड। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर D4, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ नेशनल पार्क एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये नेशनल पार्क क्या होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, आपको मैंने यहां देखो इंडिकेट भी किया है। पेज नंबर 27 में इसका आंसर है। तो मैं आपको डायरेक्टली आपको दिखाता हूं और बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। नाउ सी हियर, तो यू हैव टू राइट हियर अ नेशनल पार्क इज वेल डिफाइंड एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। विजिटर्स कैन ओनली विजिट द पार्क and no one has right to use any forest products. Collection of firewood, timber from any part of the forest is totally prohibited.
तो ये इसका आंसर हो, यहां तो आप लिखेंगे, और नेशनल पार्क से लेकर के प्रोहिबिटेड तक। नाउ अब देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, इसमें आपको यहां तक लिखना है कि इट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड एरिया इन विच लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड, hunting of animals and cutting of trees are banned. People can collect firewood, timber and medicinal herbs in a moderate quantity. तो यहां तक आप लिख सकते हो, आगे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट यहां तक इसका आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दिस वन ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ लेट्स वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन D5। अब देखो D5 में है कि सजेस्ट एनी 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। आप जंगल को कैसे बचाएंगे, फॉरेस्ट को कैसे बचाएंगे, इसके लिए आपको सुझाव देना है, कोई 3 सुझाव देना है। तो ये ऐसा नहीं कि आपके जो बुक में है वही आंसर आप लिख सकते हो। यदि आपको खुद से कुछ बताना हो, आप अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 3 सेंटेंस में आपको बताने जा रहा हूं, आप वो भी लिख सकते हो या फिर अपने से भी आप लिख सकते हो, आप यदि कुछ ऐसा सोच के रखे हो तो आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए हमें जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट में वी हैव टू राइट यूज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वुड, यानी हमें लकड़ी का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, लकड़ी को यूज करने के बजाय यदि हम कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं जो लकड़ी का काम कर सके, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन करते समय बताया था कि लकड़ी से जो चूल्हे जलाए जाते हैं उसके बदले में गैस का यूज कर सकते हैं, इंडक्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हम यूज कर सकते हैं लकड़ी का, ये इसका आंसर आप लिख सकते हो। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा यदि आप भी अपने मन से कुछ लिखना चाहो तो भी यू आर फ्री टू राइट डाउन, नो प्रॉब्लम। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर E। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ E इज दैट व्हाट इज मीन्ड बाय नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन से क्या तात्पर्य, क्या मतलब होता है, एंड हाउ डू टेम्परेचर एंड रेनफॉल अफेक्ट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेनफॉल और टेम्परेचर कैसे इसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स यहां पर आपको लिखना है। आप इसका आंसर, यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन पेज नंबर 21। तो इसका आंसर क्या होगा, तो नेचुरल वेजिटेशन में आप लिख सकते हो कि प्लांट्स, बुशेस, श्रब्स दैट ग्रो नेचुरली एनीवेयर इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। ये मैंने अपने खुद से लिखा है, आप भी लिख सकते हो। अब ऐसी बात नहीं कि आप मैंने जो कहा वही लिखना है आपको, आप अकॉर्डिंग टू द बुक भी लिख सकते हो जो आपकी बुक में दी गई है, और खुद से भी लिख सकते हो डेफिनेशन। यदि आप नेचुरल वेजिटेशन क्या है समझते हो तो आप खुद से भी इसका बना सकते हो। अब देखो बुक में इसके बारे में क्या लिखी है कि द असेंबलीज ऑफ प्लांट स्पीसीज इन एन एनवायरमेंट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। मैं आपको बुक में भी दिखाता हूं। नाउ सी हियर इन द फर्स्ट पेज, द असेंबलीज ऑफ प्लांट स्पीसीज इन एन एनवायरमेंट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। तो इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा, जो यहां पर कहा गया है ये कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब इसे देखो एग्जांपल के साथ बताना है कि हाउ डू टेम्परेचर एंड रेनफॉल अफेक्ट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सी द आंसर हियर। तो इसके लिए आप यहां से लिख सकते हो एग्जांपल में, इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज हैवी द फॉरेस्ट आर थिक एंड डेंस, एज द रेनफॉल डिक्रीजेज द साइज एंड कंसंट्रेशन ऑफ ट्रीज ऑल्सो रिड्यूस। तो एग्जाम्पल हो गया, यहां तक आपको आंसर लिखना है E1 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट E2 हाईलाइट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो डेसिडियस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बीच में कोई अंतर बताना है कि 5 पॉइंट्स में अंतर बताना है, 5 डिफरेंसेस बताना है। तो मैं बता रहा हूं आपको, आप यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर पॉइंट वाइज लिखेंगे आप। फर्स्ट में आप लिखेंगे कि देखिए आपको 2 पार्ट करना है, कॉलम ए और कॉलम 2 बना लेना है। कॉलम 1 में आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट लिख लेना है, कॉलम 2 में आप कॉनिफेरस फॉरेस्ट लिखेंगे, और यहाँ 1 बाय 1 आप यहाँ पर डिफिनेशन लिखेंगे, इसका डिफरेंस जो भी है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में आपको लिखना है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में बता रहा हूं कि इट इज नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट।
ठीक है फर्स्ट में। अब इसका कॉनिफेरस फॉरेस्ट में लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड में आप लिखेंगे इधर ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के बारे में लिखेंगे कि ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट फाउंड इन मॉनसून एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। फिर इसी का कॉनिफेरस फॉरेस्ट में लिखेंगे ये साइड में कि फाउंड इन कोल्डर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड 2 पॉइंट्स हो गया, 2 डिफरेंस हो गए दोनों के बीच में। थर्ड में आप लिखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे यहां पर कि ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट रिसीव समर रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर। अब आप कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में लिखेंगे कि यहां पर प्रेसिपिटेशन इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्नो इन विंटर। कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 4 में लिखेंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट में आप ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे मीडियम हाइट ट्रीज, यानी मीडियम हाइट ट्रीज आर फाउंड। अब इसके बारे में लिखेंगे 30 to 40 मीटर्स लिखेंगे ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट कॉनिफेरस फॉरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे इसके बारे में यहां पर टॉल ट्रीज 50 to 60 मीटर। कंप्लीट। एंड द लास्ट पॉइंट नंबर 5 इसके बारे में लिखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के बारे में लिखेंगे इस कॉलम में कॉमन ट्रीज आर साल, टीक एंड सीसम। अब कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में लिखेंगे सेम टू सेम में यहां पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो ट्रीज आर फाउंड, कॉमन ट्रीज आर पाइन, फर, देवदार, वॉलनट इटीसी। तो ये यहां पर क्लियर हो गया। ये 5 डिफरेंसेस यहां पर है जो आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी, कोई कंफ्यूजन होगी, आप कमेंट करेंगे, कमेंट से आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर आपका E2 हो चुका है। E3 में क्या है, व्हाट द क्वेश्चन कि फॉरेस्ट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो फॉरेस्ट जो है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसका आवश्यक है। तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गुमेंट्स। अब इसको जस्टिफाई करना आपको कि कैसे है ये। तो नाउ सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इसका आंसर मैंने लिखा है बट आपको हैंडराइटिंग पता नहीं चलेगी, बहुत ही रफली मैंने लिखा है, ऐसे आपको दिखाना नहीं था ये, बट मैं दिखा दे रहा हूं, डिटेट इसको मैं कर दे रहा हूं ताकि आप लिख पाएंगे, है ना। तो E3 का क्वेश्चन का आंसर आप यहां पर लिखेंगे। देखो फॉरेस्ट प्रोवाइड लिखेंगे यहां पर, मैंने यस लगाया, प्रोवाइड शेल्टर टू डिफरेंट एनिमल्स, कॉमा देंगे आप, हेल्प टू ब्रिंग रेन, कॉमा, प्रोवाइड्स फूड्स, नेक्स्ट है ऑक्सीजन, एंड मेनी पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, इट कीप्स द अर्थ कूल, फॉरेस्ट बाइंड soil particles, comma, help to raise groundwater etc. And these all above activities together help in maintaining ecological balance that took place due to forest. तो इसका आंसर ये होगा। तो मैंने डिटेट भी कर दिया ताकि आपको हैंडराइटिंग पता नहीं चलेगी, तो आप डिटेट सुनकर आप लिख सकते हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज E4, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसका आंसर आप पेज नंबर 26 में देख सकते हो। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसके बारे में मैंने रफली लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, डिक्टेट भी करता हूँ साथ साथ। तो यहाँ पर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे इसमें। देखो E4 का आंसर आप लिखेंगे वाइल्ड लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे इट हैज एस्थेटिक वैल्यूज, इट मेक्स द प्लेस ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। और थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे इट बूस्ट्स टूरिज्म एंड क्रिएट्स जॉब्स फॉर पीपल। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे लास्ट में इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। ये कंप्लीट हुआ। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग मैप वर्क बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की समाप्ति में, कम होने में ह्यूमन बीइंग्स कहां तक रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। नाउ सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर भी आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, आई एम जस्ट डिक्टेटिंग, यू हैव टू सी। यहां पर पॉइंट वाइज लिखेंगे आप इसका आंसर कि ह्यूमन
बीइंग्स आर कटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे दे आर डेवलपिंग अर्बन एरियाज बाय डिस्ट्रॉइंग वाटर रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे पीपल आर नॉट कंसर्न टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे दे आर किलिंग वाइल्ड एनिमल्स इन लार्ज नंबर। तो इन दिस वे ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो दिस वन कंप्लीटेड। इसके बाद देखो एक मैप वर्क है जिसके बारे में आपको मैप वर्क के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको मैप मुझे दिखानी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो ये जो नेशनल पार्क दी गई है ये आपको पॉइंट आउट करना है। एक यूएसए में है, एक आपका इंडिया में है, फिर दूसरा भी इंडिया में है काजीरंगा, फ्रांस का ही दिखाना है और ऑस्ट्रेलिया का दिखाना है। मैं आपको मैप दिखाऊंगा और मैप में ये सब सारी चीजें इंडिकेट होगी, वहां आप देख करके आप इसे अपने मैप में बना लेंगे। ठीक है, अब देखो मैप में येलोस्टोन नेशनल पार्क इन यूएसए। देखो आप यूएसए का जो मैप आप देख रहे हो तो यहां पर कलर की गई है, ये होगा येलोस्टोन नेशनल पार्क है। आप देखिए इंडिया में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, आप देखिए यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ के आसपास में, छत्तीसगढ़ और झारखंड का लास्ट बॉर्डर जहां पर है वहां पर लेफ्ट साइड में, मध्य प्रदेश के राइट साइड में, वहां देखिए जो पॉइंट जो की गई है ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। नेक्स्ट आप देखिए काजीरंगा। काजीरंगा देखो आप इंडिकेट की गई है आसाम में, आप यहाँ मैप में देख सकते हो। तो यहाँ पर आसाम में है काजीरंगा। नेक्स्ट देखो एक्रिन्स नेशनल पार्क ऑफ फ्रांस। फ्रांस का मैप देखो यहाँ पर यूरोप में फ्रांस में जो दिए इंडिकेट की गई है ये आपका एक्रिन्स नेशनल पार्क है। और एक ऑस्ट्रेलिया में देखो, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ में बिल्कुल बॉर्डर के पास ये इंडिकेट की गई है, ये है चार्ल्स डार्विन नेशनल पार्क। तो आप इस तरह से देखें, वर्ल्ड मैप आप लेंगे और वर्ल्ड मैप में इस तरह से सेम टू सेम आप इंडिकेट कर लेंगे और इस तरह से लिख लेंगे। तो ये आप इस चैप्टर का, चैप्टर 3 का सारा क्वेश्चन सर आपका ऑल क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीटेड। नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट की जाएगी तो इसी वीडियो के लास्ट में आप इंड स्क्रीन देख पाएंगे, उस इंड स्क्रीन को आप प्रेस करेंगे तो इसके बाद जो भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाई होगी वो आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।